हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का केपीएच एकेडमी में। और कल जहां से बात खत्म करी थी सीधे वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कहा था कि संसद की कार्यवाही को संचालित करने के लिए कुछ ज़रूरी प्रस्ताव और संकल्पों की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो दरअसल संसद को मोशन में लाना चाहते हैं। संसद को अगर सही से मोशन में लाना है तो मोशन यानी कि संकल्पों का पारित होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके ज़हन में कई बार एक प्रश्न आता होगा कि आखिरकार ये संकल्प और प्रस्ताव में फ़र्क क्या है? क्या ये एक ही चीज़ें हैं या अलग-अलग चीज़ें हैं? चलिए आज जानते हैं इसके बारे में, और साथ ही साथ हम लोग बजट के बारे में भी कुछ बातों को जानेंगे और साथ ही साथ समितियों के बारे में। तो देखना स्टार्ट करते हैं। साथियों, देश के अंदर जो संसद का संचालन है वो ढेर सारे प्रस्ताव और संकल्पों के माध्यम से किया जाता है। देखो, संकल्प भी एक किस्म का प्रस्ताव है, लेकिन अगर अगर कोई प्रस्ताव अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है, यानी कि उसमें किसी भी किस्म के संशोधन की जरूरत नहीं है, हर कोई उसी चीज से डायरेक्टली एग्री कर ले रहे हैं, तो ऐसे में वही संकल्प हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए? यानी कि प्रस्ताव वो होता है जिस पर विस्तृत चर्चा करनी पड़ती है, लोगों का मत लेना पड़ता है, लोग उसके पक्ष में या विपक्ष में हो सकते हैं। लेकिन संकल्प में दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं होती है, किसी भी किस्म की बहस की जरूरत नहीं होती है, सीधे उसको पारित करने की कार्यवाही की जाती है। ये एक बेसिक अंतर है, यानी कि मैं 100 की एक बात अगर कह दूं तो संकल्प ही प्रस्ताव है और जो प्रस्ताव पूर्ण है वही संकल्प है। समझ गए मेरे हिसाब से? अब प्रस्ताव कई प्रकार के हैं, जैसे एक विश्वास प्रस्ताव होता है, एक अविश्वास प्रस्ताव होता है, एक निंदा प्रस्ताव होता है, एक धन्यवाद प्रस्ताव होता है, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है। ढेर सारे किस्म के प्रस्ताव हैं जिससे कि संसद को गति मिलती है। अब आप एक महत्वपूर्ण बात जरा यहां पर जान लो कि जैसे अगर कोई सरकार चल रही है, अपना काम कर रही है, क्या वो सरकार सही से काम कर पा रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास लोकसभा में बहुमत हो, तभी तो सही ढंग से काम कर पाएगी। भाई, कोई भी विधेयक अगर वो लेकर के आएगी तो पारित तो तभी हो सकता है ना, जब उसके पास उसकी पूरी संख्या होगी, उसका बहुमत होगा। और अगर बहुमत नहीं होगा तो पारित नहीं कर सकता वो। ऐसे में किया ये जाता है कि एक विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव ला करके ये बताया जाता है कि नहीं, हमारे पास पूर्ण बहुमत है और बहुमत की किसी भी किस्म की किल्लत नहीं है, इसलिए हम किसी भी प्रस्ताव को पारित करते रहेंगे, हम विधेयकों को लाते रहेंगे और संसद में गति बनी रहेगी। और इसके लिए लाया जाता है एक विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव जो होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हो, और अनुच्छेद 75 के अनुसार कोई भी सरकार हो उसको मंत्रिपरिषद का विश्वास हासिल होना जरूरी है। ठीक। और कहते हैं कि अगर ये विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो ऐसे में सरकार गिर जाती है। अच्छा, विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जो सत्ताधारी दल होता है उसके द्वारा, बताने के लिए कि हम बहुमत में हैं, लोगों का हम पर विश्वास है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो दरअसल अपोजिशन की तरफ से आता है, और अगर अपोजिशन पारित करा ले गई, मतलब सरकार के प्रति लोगों में विश्वास नहीं है, सांसदों में विश्वास नहीं है, ऐसे में उस सरकार को तुरंत गिर जाना चाहिए और सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ता है। कई बार कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर चर्चा नहीं हो रही होती है लोकसभा के अंदर, और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस विषय पर चर्चा करें, तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा प्रस्ताव लेकर के आता है, ध्यान आकर्षण, कि इस विषय पर आज ध्यान आकर्षित किया जाए, तो अगर वो पारित हो जाता है तो उस पूरे दिन सिर्फ उसी विषय पर चर्चा होती है। इसे हम कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। राष्ट्रपति जब संसद में अपना अभिभाषण देकर के जाते हैं तो उसके बाद संसद के अंदर उनको धन्यवाद देने की एक कार्यवाही होती है, और उसके लिए सत्ता पक्ष एक धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आता है।
और कहते हैं अगर धन्यवाद प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित नहीं हो पाया तो भी सरकार गिर जाती है। तो ढेर सारे प्रस्ताव और संकल्प हैं जिनके जरिए क्या होता है कि लोकसभा में गति बनी रहती है और इस तरीके से हमारी कार्यवाहियों का संचालन बना रहता है। आज के लेक्चर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें हम लोग पिछले सेशन से मैंने कल बताया था कि कानून कैसे बनाए जाते हैं और उसमें मैंने साधारण विधेयक की चर्चा पूरी भी कर ली थी। आप चाहो तो हमारा पिछला जो लेक्चर है वो सुन भी सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे धन विधेयक क्या होता है और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। दरअसल जो धन विधेयक होता है उसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 110 में और धन विधेयक की परिभाषा के कुछ अंग हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि किसी कर को सरकार को लगाना है या फिर उसमें परिवर्तन करना है तो सरकार धन विधेयक के रूप में एक विधेयक ला करके ऐसा काम कर सकती है। दूसरी बात, अगर सरकार किसी उधार लिए गए धन को एक्सचेंज करना चाहती, विनियमित करना चाहती है तो भी सरकार धन विधेयक का इस्तेमाल कर सकती है। तीसरी चीज, भारत की संचित निधि और जो आकस्मिक निधि में पैसा अगर सरकार को जमा करना है तो उस जो पैसा जमा है उसमें भारत की संचित निधि में और आकस्मिक निधि में जो पैसा जमा है उसको निकालने के लिए भी या जमा करने के लिए भी कई केसेस में आप पाएंगे कि धन विधेयक की जरूरत पड़ती है। ठीक, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग किया जा सकता है। ये कुछ काम है जो कि हम लोग करते हैं धन विधेयक के माध्यम से। मैं धन विधेयक की कुछ विशेषताएं आपको बता दूं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जो हिस्सा पढ़ा वो साधारण विधेयक का था, आज जो पढ़ रहे हैं वो धन विधेयक है। अब दोनों में फर्क समझना। पहला फर्क, जो साधारण विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। पहली जरूरी बात। दूसरी बात, जो साधारण विधेयक है वो किसी भी मंत्री के द्वारा या किसी भी प्राइवेट मेंबर के द्वारा पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री प्रस्तुत कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता। तीसरी बात, जो साधारण विधेयक था उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विधेयक जो धन विधेयक है उसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी मिलना अति आवश्यक है। चौथी बात, जो साधारण विधेयक होता है उसे लोकसभा में पारित करके राज्यसभा में भी पारित करना पड़ता है और राज्यसभा के पास पर्याप्त शक्तियां, वो चाहे तो उसको पारित करने से मना भी कर सकती है। धन विधेयक में ऐसा नहीं है। धन विधेयक में लोकसभा ने अगर पारित करके राज्यसभा भेज दिया तो अब राज्यसभा के अंदर 14 दिन का टाइम दिया जाता है। इस 14 दिन में राज्यसभा पुनर्विचार के लिए लोकसभा में भेज सकती है, लेकिन राज्यसभा के पुनर्विचार को लोकसभा माने ये मैंडेटरी नहीं है और अगर लोकसभा का मन होगा तो बिना पुनर्विचार के पुनः भेज देगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा को 14 दिन के अंदर फैसला लेना पड़ेगा। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसको पारित नहीं करती है तो ये विधेयक स्वयं पारित हो जाता है। राज्यसभा के पास इसको रोकने की जरा सी भी पावर नहीं होती है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। ये कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल होता है उसके लिए, जो बहुमत की सरकार वाली सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए ये एक तरीके से तोहफा है संविधान का दिया हुआ धन विधेयक। और यही कारण है ना कि विपक्षी कुछ कर नहीं पाते, नए नए टैक्स लग जाते हैं हम लोगों पर। नए नए टैक्स लग जाते हैं ना, इसीलिए तो लग जाते हैं क्योंकि विपक्ष का बहुत बड़ा रोल वहां रह नहीं जाता, क्योंकि विपक्ष मूल रूप से राज्यसभा में ज्यादा काउंटर करता है। लोकसभा में तो वैसे भी सत्ताधारी दल ही ताकतवर होता है।
तो ये कुछ विशेष अंतर हैं। एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर लोकसभा में बाई चांस धन विधेयक पारित नहीं हुआ तो मतलब सरकार के पास बहुमत है ही नहीं, और इसलिए सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ जाता है। ये भी जरूरी है। ठीक, तो धन विधेयक मेरे हिसाब से आप समझ गए हैं, है ना, इसकी विशेषताएं भी समझ गए हैं। अब सीधे आते हैं वित्त विधेयक पर। वित्त विधेयक जो होता है वो एक ऐसा विधेयक है जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व व्यय से संबंधित हो उसको लेकर के होता है, और साथ ही साथ हर एक धन विधेयक वित्त विधेयक तो होता है, किंतु हर एक वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होता है। अगर मैं कह दूं कि वे वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 में है सिर्फ वही धन विधेयक है। आप एक और तरीके समझ सकते हो, जैसे मैं अगर कह दूं कि यहां पर दो सर्किल है, एक सर्किल बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा सर्किल किसको दिखा रहा है? धन विधेयक को। छोटा सर्किल किसको दिखा रहा है? वित्त विधेयक को। अब आप एक बात बताओ, सिलोजिज्म लगानी है, क्या धन विधेयक में से क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हैं? क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हैं? हैं। अब आप समझ गए होंगे, सभी वित्त विधेयक क्या हैं? धन विधेयक हैं। लेकिन क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं? नहीं हैं। सिर्फ वही हैं जो अनुच्छेद 110 में है। अब बात समझे, सिर्फ वही हैं जो अनुच्छेद 110 में है, बाकी नहीं है। इतनी बात समझ गए। अब जरूरी यहाँ की कुछ विशेषताएं जान लो। जैसे ये धन विधेयक के समान है, और ये दो तरीके से धन विधेयक से अलग है। सिर्फ दो चीजें हैं जो समान है धन विधेयक से, और बाकी सब चीजें इसकी साधारण विधेयक जैसी है। कौन सी दो चीजें धन विधेयक के समान हैं? पहली बात, जैसे धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश कर सकते हो, इसको भी लोकसभा में ही कर सकते हो। ये दोनों में बात एक जैसी है। दूसरी बात, जैसे धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, वैसे ही वित्त विधेयक के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। लेकिन इन दोनों को अगर छोड़ दें तो राज्यसभा के पास पर्याप्त पावर है। वो चाहे तो वित्त विधेयक को पारित होने से रोक सकती है, और ढेर सारी चीजें जो साधारण विधेयक में होती है वो भी यहां पर अपनाई जाती है। ये एक बेसिक अंतर है आपका धन विधेयक और वित्त विधेयक में। इतनी बात समझ गए हो तो जल्दी से हाँ बोल दो, तो बजट पे आते हैं सीधे। ठीक, चलो बजट पे आते हैं दोस्तों। पहली बात दिमाग में बिठा लो कि जो बजट है इसको कहीं पर भी संविधान के अंदर बजट नहीं लिखा गया है। इसको संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। क्या बोला गया है? अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 112 में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। ठीक, दूसरी बात यह है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान हम लोग बजट के माध्यम से एक साल में होने वाले खर्च और जो प्राप्तियां हैं उनका लेखा जोखा देते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं कि आपका अपना बजट क्या है, तो जैसे साल में अगर आप 4 लाख रुपए कमाते हो तो 2 लाख रुपए करीब आप खर्च कर देते होंगे, और 2 लाख रुपए हो सकता है आप सेव कर लेते होंगे, अगर 4 लाख की आपकी इनकम है तो यहां पर जो करेंट अकाउंट है वो जितना खर्च है उतना व्यय है ना, दोनों बराबर है ना, खर्च और व्यय। ठीक, तो वहां पर आपके पास खर्च और बचत ये दोनों बराबर है। ठीक, अब हमने तो यहां बचत भी कर ली है, यहां पर हमें खर्च और व्यय का, खर्च का हिस्सा देखना है और प्राप्ति का हिस्सा देखना है कि प्राप्ति कितनी है, खर्च कितना है। और मजे की बात सुनो दोस्तों, अपने भारत में इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, ये हमेशा होता है। हमारे भारत के अंदर क्या होता है, आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, और इसीलिए हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमेशा डेफिसिट ही रहता है। घाटे का बजट हम लोग हर साल प्रस्तुत करते हैं, हम लोग हर साल पैर ज्यादा पसार लेते हैं और बाद में कोशिश जद्दोजहद करते रहते हैं कि कैसे
चादर का साइज बढ़ाया जाए। और यही चीज़ इस समय कोरोना के टाइम पर मार दे गई हम लोग को। हमारी सरकार के अनुमानित खर्चे तो खैर पूछो मत कितने हैं, लेकिन इनकम वैसी होती नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा पिछले 8 साल का सबसे लोएस्ट चल रहा है, और ऐसे में सरकार के पास जो आमदनी है वो भी अब नहीं आ रही है। और यही कारण है कि हमारी जो इकॉनमी थी वो लगातार पिछले 2 सालों से 3 सालों से लगातार डिक्लाइन कर रही थी, और आज की परिस्थिति में अंदाजा ये है कि करीब 1.5% ही जीडीपी का ग्रोथ रह जाएगा। और अगर पुराने 2011 के मेथड के अनुसार निकाल लिया जाए तो 0 जीडीपी पहुंच चुके होंगे हम लोग कोरोना के बाद। और यही कारण है कि सरकार ने कल यानी कि 20 तारीख से चीज़ों को ओपन करने के बारे में सोचा है, ढिलाई देने के बारे में सोचा है। और मैं अगर अपनी राय दूं तो ये ठीक वैसे ही है कि जैसे उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ना। सरकार लोगों को उंगली पकड़ने के लिए कह रही है, और लोग तो घरों में इतने दिनों से बंद हैं, सब्र का बांध ऐसा टूटेगा, कोई फ़ोन सुधरवाने के बहाने निकलेगा, कोई कपड़े धुलाने के बहाने निकलेगा, कोई किसी बहाने से निकलेगा, कोई नहीं रुकने वाला है। लॉकडाउन की ऐसी कम तैसी होने वाली है, और आप देखिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये होगा। और ये बहुत नुकसानदेह है। मैं तो कहता हूँ दिल्ली की सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला लिया। आज केजरीवाल ने को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हम कोई ढील नहीं देने जा रहे, क्योंकि स्थितियाँ बेकाबू हो जाएंगी तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। अभी कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल करना है तो पूरा करो, क्यों ज़रा सी ढील देते हो। एक केस भी कभी कभी महामारी बन सकता है ना। और जांच उस रफ्तार से वैसे ही नहीं है कि आपको पता हो कि कहाँ कहाँ केसेस हैं। खैर, सीधे बजट के आगे अगले हिस्से पर आते हैं। बजट को प्रस्तुत करने के बारे में संविधान में 2 तरीके के उपबंध दिए गए हैं। पहला ये कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में बजट को पेश करेगा, है ना। राष्ट्रपति पेश करने की गाइडलाइन जारी करेगा और संसद के दोनों सदनों में इसको स्थापित कराएगा, पेश कराएगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई भी मांग नहीं की जा सकती। अब अनुदान क्या है आपके दिमाग में आ रहा है, मैं बता देता हूं। हमारे पास जो धन होता है वो 3 तरीके से इकट्ठा होता है। एक भारत की संचित निधि होती है, एक लोक लेखा निधि होती है, और एक होती है आकस्मिक निधि। जो भी बजट पारित होता है, जो भी पैसा रिलीज किया जाता है, वो सरकार की मिनिस्ट्रीज को किया जाता है, और हर मिनिस्ट्री का अपना खर्चा होता है। जैसे रेलवे का अपना अलग खर्च है, रोडवेज का अलग है, रक्षा मंत्रालय का अपना अलग खर्च है, होम मिनिस्ट्री का अपना अलग खर्च है। सब लोग अपना अपना बता देते कि भैया हमारा इतना खर्चा है, हमारा इतना, हमारा इतना, उन सबको लिख लिया जाता है। यानी कि हर डिपार्टमेंट ने कुछ मांगा है सरकार से कि हमको भी कुछ दे दो, कुछ दान मांगा है। और जब दान दिया जाएगा तो उसे कहेंगे कि अनुदान लो, है ना। जब दान कोई मांगे और बदले में उसको दो तो उसी को कहेंगे अनुदान। तो सरकार दरअसल जब किसी डिपार्टमेंट को पैसा अलॉट करती है कि तुमको इस वित्तीय वर्ष के लिए हम 5,000 करोड़ जारी करते हैं, ये दरअसल उस डिपार्टमेंट को दिया गया अनुदान है। और ये सारे अनुदानों की जो मांग होती है वो भारत की संचित निधि से ही होती है। यानी कि जो भी अनुदान होता है वो संचित निधि से ही निकाल करके दिया जाता है। संचित निधि से एक और चीज दी जाती है, जितने भी देश के संवैधानिक पदाधिकारी हैं ना, इन सबका वेतन। और ये जो वेतन होता है इसको भारित व्यय कहते हैं। इसकी चर्चा हमने आगे करी है और करेंगे। ठीक। फिलहाल ये ध्यान रखो कि जो भी पैसा हमारी संचित निधि में जमा है वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के दिया नहीं जा सकता। यानी कि अनुदान की मांग बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं हो सकती। पहली और जरूरी बात। दूसरी बात यह है कि इसको राष्ट्रपति ही स्थापित यानी कि पेश करवाएगा बजट को। ठीक। अब आते हैं हम लोग दरअसल बजट के पारित होने की प्रक्रिया पे। 6 चरण की प्रक्रिया होती है।
पहले चरण में हम लोग बजट को प्रस्तुत करेंगे, दूसरे में आम बहस होगी, तीसरे में समितियों द्वारा उसकी जांच होगी, चौथे में अनुदान की मांग पर जांच होगी, पांचवें विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा और छठवें में वित्त विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। इस तरीके की एक प्रक्रिया होती है। एक एक करके पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले बजट भाषण को पढ़ा जाएगा। जो वित्त मंत्री होते हैं सामान्यतः वही बजट भाषण को पढ़ते हैं, लेकिन अगर वित्त मंत्री की तबीयत खराब हो जाती तो किसी भी अपने साथी से वो कह सकते हैं कि आप बजट को पढ़ दो। ठीक, तो सामान्यतः वित्त मंत्री ही जो है वो बजट को पढ़ेगा। अच्छा, राज्यसभा को बजट में कटौती करने का कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, जब बजट पारित हो जाता है यानी कि पढ़ लिया जाता है, तो उसके बाद उस पर सदन के अंदर एक विस्तृत चर्चा चलती है कि इस पर तुमने इतना पैसा लाए, उस पर क्यों नहीं लाए। पक्ष और विपक्ष के बीच में तर्क होता है और कुल मिलाकर के एक आम बहस होती है। आम बहस होने के बाद करीब करीब 4 हफ्तों के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन स्थगित करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जब हम लोग 1 अप्रैल से सत्र को स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो एकदम से खर्च करने के लिए जो पैसा है वो हमें तुरंत पारित करना पड़ता है, और अप्रैल और मई के लिए हम लोग एक हिस्सा अनुदान के रूप में तुरंत पारित कर लेते हैं, और वो टोटल जो बजट है उसका 1/6 होता है। इसे ही दरअसल कहते हैं लेखानुदान, है ना। लेखानुदान दरअसल 2 महीने की एक राशि होती है जो कि कुल बजट की 1/6 होती है। इसको पहले ही पारित कर लेते हैं ताकि जो अप्रैल में चूंकि ज़्यादा खर्चे होते हैं और मई में भी ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो वहाँ पर सरकार को कोई भी दिक्कत ना हो। और उसके बाद क्या होता है कि 4 हफ्तों के लिए जो है सदन स्थगित हो जाता है। अब लेखानुदान पारित होने के बाद जब 4 सप्ताह के बाद सदन की कार्रवाई स्टार्ट होती है, उससे पहले कुछ विभागीय समितियां होती हैं जो कि उस पूरे बजट पर जो अलग अलग अनुदान की मांग करी गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो रुपया अलॉट करने की बात करी गई है, उस पर दरअसल जांच करती हैं। अलग अलग समितियां जांच करती हैं। मैंने समितियों की बात भी करी है इस चैप्टर में। अलग अलग समितियों की जांच करती हैं और देखती हैं कि क्या जो इन्होंने अलॉटमेंट मांगा है वो कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं मांग लिया, या कहीं बहुत कम तो नहीं मांग लिया, या वो जायज़ है कि नहीं है। इस सब चीज़ की एक विस्तृत जो है वो पड़ताल करने के लिए कुछ कमेटियां बनी होती हैं, और ये जो कमेटियां हैं ये विस्तार में जांच करके एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो इस रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होता है। मंत्रालय के हिसाब से होता है। अब मान लो कि होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि हमको 2000 करोड़ दो, तो उसके लिए प्रस्ताव आया कि नहीं 2000 करोड़ नहीं, तुमको 1600 करोड़ मिलना चाहिए, तो फिर उस पर मतदान होता है। ठीक, लोकसभा में अगर सब लोग सहमत हो गए कि नहीं 1600 करोड़ में तुम्हारा काम चल जाएगा, तो 1600 करोड़ ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। हालांकि सामान्यतः लोकसभा में बहुमत चूंकि सत्ताधारी दल का हो तो जितना वो कह देते हैं उतना ही पारित होता है, और राज्यसभा को इसको लेकर के कोई शक्तियां होती ही नहीं है। मतदान की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है। ठीक, अब लोकसभा में जब सरकार की मांगों के प्रति आम तौर पर क्या होता है कि जो विपक्षी दल के द्वारा जो असहमति है वो कई बार होती है, तो ऐसे में वो कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, हालांकि कोई कटौती वटौती कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी अपने मन की तो हर कोई रखता है, तो रख लेते हैं। अब जैसे ही लोकसभा में अनुदानों की मांग पूरी हो जाती है और पारित हो जाती है, इसके तुरंत बाद लोकसभा के अंदर विनियोग विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाता है कि ठीक है अब सबका योग कर दो, विनियोग सबका योग कर दो और एक बजट जो है वो पारित हो जाए। विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक ही है, और धन विधेयक के सारे जो नियम कानून है वो सब यहाँ लागू हो जाते हैं, और धन विधेयक के रूप में इसको पारित कर दिया जाता है। कुल मिलाकर के पैसा जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलॉट हो जाता है। सीधे आते हैं दोस्तों समितियों पर। समितियां, हमने अभी कहा कि संसद के बीच में जांच पड़ताल के लिए काफी समितियां हैं।
लेकिन समितियां सिर्फ संसद की जांच करने के लिए नहीं है, कुछ और कार्यों के लिए भी होती हैं। समितियां दरअसल दो किस्म की हैं, एक स्थायी समितियां हैं और दूसरी अस्थायी समितियां हैं। स्थायी समितियों की बात यह है कि इनका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम और उपबंधों के तहत होता रहता है। अगर समिति का कार्यकाल 1 साल का होता तो 1 साल बाद रिन्यू कर दी जाती है, और सामान्यतः स्थायी समितियां हमेशा रहती हैं। स्थायी समितियों की बात करें तो मूल रूप से ये 3 प्रकार की हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य समितियां हैं, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण ये 3 हैं। सबसे पहली लोक लेखा समिति, दूसरी प्राक्कलन, और तीसरी होती है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति। हम लोग यहां पर अस्थायी समितियों को ज्यादा डिटेल्ड में चर्चा नहीं करने वाले हैं। उसके पीछे के 2 रीजन हैं कि स्थायी समिति एक बार आई और चली गई, अस्तित्व उसका खत्म। अब जैसे मान लो, मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई थी, मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य को लाने के लिए जो समिति थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दरअसल सरकार ने क्या सलाह मांगी थी एक समिति से कि भैया हमें सलाह दो कि हम मौलिक कर्तव्यों में लिखें तो क्या क्या लिखें। सलाहकारी समिति हुई कि नहीं हुई? तो उस समिति ने अपना काम किया, अपनी रिपोर्ट दे दी सरकार को, समिति खत्म। क्या आज की डेट में वो समिति है? नहीं है। तो क्या स्थायी है? नहीं है। कैसी हो गई? अस्थायी हो गई। यानी कि यह समिति का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं सलाह देना था, और ये सलाहकारी किस्म की समिति थी। और इसी में कुछ जांच समितियां भी होती हैं। कई बार मान लो किसी अधिकारी, किसी व्यक्ति या किसी विधायक या सांसद के खिलाफ कोई जांच की बात आ रही, कई बार राष्ट्रपति पर जैसे महाभियोग लग गया तो उसकी भी जांच करने के लिए कुछ कमेटियां गठित की जाती हैं। तो उस पर जब जांच होती है तो एक जांच समिति बना दी जाती है, रिपोर्ट दे देती है, जांच समिति खत्म। ठीक, तो यहां 2 किस्म की समितियां होती हैं, जांच समिति जांच के रूप में या सलाह के रूप में, जो कि बनती हैं, खत्म हो जाती हैं, कभी भी बनती हैं, कभी भी खत्म हो जाती हैं। इनका कोई परमानेंट हिसाब किताब नहीं होता है। ठीक, लेकिन जो लोक लेखा समिति है, जो प्राक्कलन समिति है और जो लोक उपक्रम समिति है, ये परमानेंट टाइप की हैं, ये हमेशा ही रहती हैं, और इनका होना हमारे संविधान में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके हर एक कमेटी के बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति दरअसल सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम जब 1919 आया तो उसमें चूंकि इसका जिक्र किया गया था, और 1921 में इस समिति का पहली बार गठन किया गया। आज की डेट में जब हम लोग देखते हैं तो इस समिति के अंदर टोटल 22 मेंबर होते हैं, 22 आदमी होते हैं। अब ये मत कहना कि औरतें नहीं होती हैं, कोई भी हो सकता है, 22 लोग होते हैं। ठीक, 22 में से 15 लोग लोकसभा के होंगे और 7 लोग राज्यसभा के होंगे, और इस कमेटी का कार्यकाल 1 साल का होगा। 1 साल के बाद ये कमेटी फिर से रिन्यू हो जाती है। अब सुनो इस कमेटी का मूल काम। मूल काम ये है कि सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना और सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना। अब ये क्या है? देखो ऐसा है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या बोला मैंने? पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट का मतलब यह है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और पब्लिक का चूंकि अकाउंट ये देख रेख कर रहे हैं। अब सरकार के पास जो संचित निधि में पैसा आया है वो दरअसल है तो हमारे ही, आपका। तो हमारे प्रति तुम जवाबदेह तो बनो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने 1000 रुपए पारित कर लिए, खर्च 20 रुपया किया हो और 980 पचा गए हो। जांच तो होनी चाहिए ना। तो जो बजट पारित अभी हुआ है ना, उस बजट के बाद जब 1 साल बाद वो खर्च हो जाता है, तब ये लोक लेखा समिति अपना काम करना शुरू करती है। कहती है तुमने 1000 रुपए लिए थे, तुमने 800 खर्च किए। अपनी रिपोर्ट निकालेगी तो लगभग में ऐसे कहेगी, 1000 तुमने लिए, 800 खर्च किए, और 200 का कोई पता नहीं कि तुमने काय में खर्च किए। अब सरकार कहने लगती है कि हमने 200 रुपए जो है विभागीय रूप से
इधर उधर ट्रैवल और ना जाने कहाँ कहाँ खर्च हो गए, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं हो सकता है। कई किस्म की चीज़ें सरकार करती है। अगर लोक लेखा समिति को लगता है कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो लोक लेखा समिति में जो सीएजी है वो भी इसकी रिपोर्ट पर विचार करती है। ध्यान रखना, मतलब जो सीएजी रिपोर्ट जारी करती है उस पर भी ये समिति विचार करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी रिपोर्ट में भी ऐसा भ्रष्टाचार आया हो। देश के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं, चाहे सीएजी का हो, चाहे कोल गैस घोटाला, चाहे 2G हो, चाहे कोलगेट हो, ये सारे घोटाले इसी समिति ने उजागर किए, सारे घोटाले। तो ये समिति का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये समिति कब अच्छे से फंक्शन कर पाएगी? जब इस कमिटी का जो लीडर होगा यानी कि अध्यक्ष होगा वो सत्ताधारी दल का ना हो, क्योंकि सत्ताधारी दल का होगा तो सब कुछ अच्छा अच्छा लिख देगा, हो गया पारे। इसमें जो लीडर होता है वो अपोजिशन का होता है और इसको चुनता है लोकसभा का स्पीकर। दूसरी जरूरी बात, इस पूरी कमेटी के 22 मेंबर में से एक भी आदमी मंत्री नहीं होना चाहिए सरकार में। हाँ, सत्ताधारी दल का सांसद हो सकता है लेकिन मंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मंत्री हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। वो कहीं ना कहीं अपनी जुगाड़ फांसेगा, मामला दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोक लेखा समिति इस तरीके के काम करती है। आते हैं सीधे प्राक्कलन समिति, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं एस्टीमेट कमिटी। और एस्टीमेट इसी बात का कि दरअसल सरकार जो बजट लाने वाली है वो बजट का पूरा एस्टीमेट लगाओ कि किस मद में कितना खर्चा होने वाला है। इसका जो एस्टीमेट तैयार करवाती है सरकार वो एक प्राक्कलन समिति के माध्यम से कराती है। और किस मद में कितना खर्च होना है ये तो सरकार को तय करना है ना, जो सत्ता में है उसको तय करना है। और चूंकि एक बहुत बड़ा काम होता है बजट को लाना, ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं, इसीलिए ये कमिटी सबसे लार्जेस्ट कमिटी है। 30 मेंबर होते हैं इसमें और सब सत्ताधारी दल के होते हैं। इसका लीडर भी सत्ताधारी दल का होता है। इसमें मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, विपक्ष का खास रोल होता नहीं है। और लोकसभा के अध्यक्ष इन सबकी नियुक्ति करते हैं। ठीक, 1950 में पहली बार जॉन मथाई ने क्या किया था, इसका गठन किया था। तो प्राक्कलन समिति समझ गए। अब सीधे आते हम लोग तीसरे हिस्से पे, लोक उपक्रम। लोक उपक्रम सुना होगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा होगा तो लिखा होता है भारत का लोक उपक्रम। कहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, नीचे लिखा होता है भारत का उपक्रम, भारत सरकार का उपक्रम। तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनके लेखों की जांच करती है। मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कहीं घोटाला तो नहीं हो रहा है, कहीं बीपीसीएल में घोटाला तो नहीं हो रहा, कहीं ओएनजीसी में घोटाला तो नहीं हो रहा है। ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, ये एसबीआई हो, अगर इनमें कहीं घोटाला होता तो दरअसल ये कमेटी जांच करती है। इस कमेटी का काम यही है। और इसीलिए इस कमेटी की भी जो संरचना है उसमें 22 लोग लोकसभा के रखे जाते हैं, जिनमें से 22 लोग टोटल इसके मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इसका लीडर भी अपोजिशन का ही होता है, क्योंकि यहाँ पर भी घोटाला होने के चांस रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कमेटियां अपना अपना काम करती हैं। कमेटियों का जैसे ही काम हो जाता है हम लोग अपने सबसे आखिरी हिस्से पर आ जाते हैं। आज के टॉपिक का सबसे आखिरी हिस्सा, जो आप लोग कल बहुत पूछ भी रहे थे, वो था निधियों का। निधि यानी कि फंड। हमारे पास 3 किस्म के फंड होते हैं। एक संचित निधि होती है, दूसरी लोक लेखा निधि होती है और तीसरी होती है हमारी आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड। संचित निधि और लोक लेखा निधि का जो वर्णन है वो आर्टिकल 266 में किया गया है, जबकि आकस्मिक निधि 267 में वर्णित की गई है। अब मैंने आपको समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो संचित निधि है वो दरअसल हमारा आपका टैक्स है, हमारा आपका जो पैसा है, जो राजस्व के रूप में सरकार को दिया गया है, या सरकार से जब हमने ऋण लिया तो ऋण के बाद हमने जो ब्याज समेत लौटाया वो ब्याज का पैसा है सरकार के पास। तो ये सरकार की दरअसल इनकम है। डायरेक्ट जनता से सरकार की जो इनकम है वो संचित निधि में होती है। अब बात समझे, डायरेक्ट जनता से होने वाली सरकार की जो इनकम है वो संचित निधि में होती है।
अब ये जो संचित निधि में पैसा है, ये पैसा सरकार की सरकारी कंपनियों से कमाया हुआ नहीं होता है। ये लोगों के द्वारा कमा करके जो दिया जाता है सरकार को, वो होता है। और यही पूरा राजस्व का पैसा है, इसी से बजट पारित होता है। और चूंकि जनता का पैसा है तो ऐसे नहीं उड़ा दोगे, औकात नहीं है तुम्हारी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले राष्ट्रपति की अनुमति लो, फिर संसद की परमिशन लो, तब जाकर के बजट के रूप में अनुदान को पारित करो, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक, सिर्फ एक चीज ऐसी है जो कि इस पैसे से दी जाती है और उसके लिए कोई मतदान नहीं होता, वो होता है भारित व्यय। भारित व्यय क्या होता है? जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपीएससी के अध्यक्ष, है ना, सीएजी, इन सब के जो मेंबर्स हैं, इन सबका जो वेतन जाता है, संवैधानिक पदाधिकारियों का जो वेतन जाता है, ये भारित व्यय के अधीन आता है ना, ये भारित व्यय के अधीन आता है। ठीक, इसके लिए अब आप सोचो, हमारे आपके पैसे से ये सब लोग पलते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा फंड है वो होता है भारत की लोक लेखा निधि, जहां शब्द लोक लेखा आ जाता है। ध्यान रखना, वो सरकारी पैसा है, यानी कि सरकार अपनी चीजों से, अपने उद्योगों से, अपने एस्टेब्लिशमेंट के जरिए जो पैसा कमाती है, वो सारा इसमें जमा करती है, लोक लेखा निधि में। और इसीलिए इस पैसे को सरकार कभी भी निकाल सकती है। क्यों? क्योंकि जनता का नहीं है, तो जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और इसके लिए जो है अलग से सदन में चर्चा नहीं करनी पड़ती, और भी इस पैसे डाल करके खर्च कर सकती है। लोक लेखा निधि में सामान्यतः बैंक की जमा राशियां, जो सरकार का जो कह सकते हैं ना सेविंग है, वो हो सकता है। बचत निधियां हैं जो सरकार ने फंड डिपॉजिट कर रखे हैं, जो एफडी बना रखी हैं, वो सारे के सारे पैसों को इसमें जमा किया जाता है। ठीक, आकस्मिक निधि दरअसल जो होती है, जो इमरजेंसी फंड होता है, वो जनता दान में देती रहती है। इस समय आप जान रहे होंगे, पूरा देश जो है सरकार को फंड दे रहा है, इमरजेंसी के रूप में दे रहा है। तो ये एक इमरजेंसी फंड है और इसकी पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है, और राष्ट्रपति की ओर से जो भारत सरकार का वित्त सचिव है, वो ही इसका संचालन कर रहा होता है। ठीक, तो निधियों के बारे में मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसके यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो लगातार जुड़े रहिएगा। कल आते हैं एक नए विषय के साथ, और आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।